चलो देखो, कल के वीडियो में हमने कुछ समस्या आ गई थी हमारे कल के वीडियो में, तो आज हम अपना उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और कोई समस्या होगा तो बताइएगा, बताइएगा नहीं, वो लाइव क्लासेस के बाद पढ़। देखिए हम आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो देखो आज हम पढ़ेंगे आपका कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है सर, मैं आपको बता दूँ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके नाम से ही क्लियर है, कंट्रोल यानी किसको कंट्रोल करना। तो फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन यानी आपका जो प्रोग्राम किस ऑर्डर में एक्सिक्यूट करता है, ठीक है ना, उसी को कंट्रोल करना। कहने का मतलब फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन। जैसे आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता है और उसके सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। जनरली आपका प्रोग्राम ऐसे एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। तो इसी जब आपका फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर मेन फंक्शन शुरुआत होकर नीचे की ओर मेन के एंड वाले ब्लॉक तक, तो बीच में क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो इसके फ्लो को क्या करती है, इफेक्ट डालती है। हम देखते हैं इस एग्जांपल में कैसे इफेक्ट डालती है कि मान लो इसके बीच में कोई ऐसा कंडीशन या ऐसा प्रकार से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया जो आपको यहाँ से स्किप करवा के इतना को छोड़ देगा, अब यहाँ से एक्सिक्यूट करेगा इस प्रकार से। तो क्या हुआ, फ्लो को ये कंट्रोल कर रहा है, कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ फ्लो को प्रभावित कर रहा है। तो यही सब हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। द एक्सक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम अंडर कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट, वो सब अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है और कुछ खास नहीं है। फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन का इसमें कैसे फ्लो होता है उसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट। आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं आपके, तो एक होता है आपका सलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। एक होता है आपका इटरेटिव। एक मिनट जरा, मैं इस रिकॉर्डिंग को वो ब्लर अब नहीं आएगा बार बार हिलने डुलने पर। चलो, दूसरा होता है क्या आपका इटरेटिव स्टेटमेंट और एक आपका होता है जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो हम बारी बारी सबको देखेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट आपका एग्जांपल के बताते हैं आपको। 3 होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है इफ़, ठीक है, एक होता है आपका इल्स और एक होता है आपका इल्स इफ, ठीक है। तो ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आपके इफ, इल्स और इल्स इफ होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम एक और नाम बोलते हैं इसको, एक मिनट, यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या कर रहे हो सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इतना बात तो आपको पता है कि इफ है, इल्स है, इल्स इफ है, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके क्या है, कीवर्ड हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। इफ भी कीवर्ड है, इल्स भी कीवर्ड है, इल्स भी कीवर्ड है, और आपके जितने भी कीवर्ड होते हैं सब आपको स्मॉलर केस में होते हैं। आपके कितने कीवर्ड है, तो आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है 32 मेरे पास कीवर्ड है, हमारे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड हैं। तो उनमें से इफ, इल्स और इल्स इफ भी आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझेंगे, ऐसे नहीं है कि टेंशन मत लो। तो देखो हम सेंटेक्स देख लेते हैं पहले इसका, इफ़ के बारे में सेंटेक्स देख लेते हैं किसका, इफ़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी इफ़ रहेगा तो आपको ये बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी जो सेंटेक्स में भी बता रहे हैं। सेंटेक्स मतलब ही होता है कि ग्रामेटिकल रूल, ग्रामर का रूल, कहने का मतलब कि आप किस प्रकार से इसका इस्तेमाल मतलब लिखोगे और सही तरीके से, वही सेंटेक्स हो गया, ग्रामेटिकल रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमारी भाषा में, सी लैंग्वेज की भाषा में, वही अंग्रेजी में हम बोलते हैं ग्रामर। इफ़ रहेगा, इफ़ उसका छोटी कोस्ट स्टार्ट, उसका छोटी कोस्ट बंद, इसके बीच में अपना कुछ कंडीशन रहेगा और उसके बाद क्या होगा, इसके अपने
इस मध्यम कोष्ठ शुरू होगा जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग ब्रेसेस, ठीक है। इफ़ का अपना एक ब्लॉक होगा और उस ब्लॉक के अंदर में उसके प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स हो गया। स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, स्टेटमेंट्स 2, और हम पिछले क्लास में बताए थे आपको कि जब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तब हम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ भी मेरे पास केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट हो तब ये ब्लॉक आपका ऑप्शनल हो जाता है, इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इसका हम एक नाम और बोले क्या कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी ये डिसाइड भी करता है कि हमको क्या करना है। देखो क्या होता है, आपके कंडीशंस हैं, एक मिनट। तो कंडीशन है आपकी, कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन के दो चांसेस होते हैं, एक तो होता है ट्रू, एक तो फॉल्स। देखो ट्रू हुआ यानी इस ब्लॉक के अंदर में एंट्री करेगा तो आपका स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट करेगा, और सिक्वेंसली जितना भी रहेगा इस ब्लॉक के अंदर में वो सब एक्सिक्यूट होगा। अब बात करते हैं कि एक कंडीशन तो हो गया आपका ट्रू, और दूसरा क्या हो गया कि एक कंडीशन अगर मेरा फॉल्स कर जाए, एक कंडीशन मेरा अगर फॉल्स कर जाए तो आपका एक्सक्यूशन यहाँ से एक्सिक्यूट कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ हेलो, हाँ ठीक है। तो ये आपको समझ, हाँ ठीक है। तो एक हाँ देखो, अगर ये आपका मेरा ट्रू हो गया तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्सक्यूशन जाएगा, कंट्रोल जाएगा, और अगर आपका ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता, अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता तो एक्सक्यूशन यहाँ से बाईपास होके, यानी इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ करके, इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ करके ये आपका एक्सक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलो, और तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इफ़ के पास, यानी इफ़ के पास मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो क्या ऐसा भी केस हो सकता है सर कि इफ़ के पास केवल और केवल सिंगल स्टेटमेंट है? तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखो अगर ये आपका इफ़ है, इसके अंदर में क्या रहेगा, इसके अपने कंडीशन रहेगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ़ के पास मैं बोलूँ कि केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट्स 1 केवल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पास केवल केवल एक ही स्टेटमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यानी इस कोष्ठ को, मध्यम कोष्ठ को, ओपन ब्रेसेस को, ठीक है ना, ऑप्शनल है, ये आपका रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। तो जब आपके केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट हो, व्हेन देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट्स, देन देयर इज नो नीड ऑफ ओपन ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये आपका ब्रेसेस जो है आपके ऑप्शनल है, आप इसको दो ना दो कोई फर्क ना पड़ेगा। तो एक ही स्टेटमेंट है तो हम नहीं देंगे, चलो। और तो अब क्या होगा कि देखो ये कंडीशन आपका, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 को फॉलो करेगा, अगर ये आपका ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, और अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट के बाद जो आपका एक्सक्यूशन है वो ऑर्डर ऑफ एक्सक्यूशन इस प्रकार से अपना फॉलो करेगा। तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आपको। तो देखो अगर मैं ये बोलूँ कि इफ़ 5 ग्रेटर देन 2 और इसके अंदर में प्रिंटफ, तो बस प्रिंट pf लिखता हूँ, समझ आना, प्रिंटफ लिखता हूँ आपका हेलो बंद, फिर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंटफ बाय, ठीक है, और इसको मैं बंद कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखा प्रिंटफ कम, तो क्या होगा देखो यहाँ पर इफ का कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 2, ये आपका क्या होगा, ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रू हो गया, जब ट्रू हो गया तो कहाँ हो गया, कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा एक्सक्यूशन का, हाँ फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जाएगा, तो ये जस्ट इसके अंदर में स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा, यानी इफ के ब्लॉक के अंदर में एंट्री कर जाएगा। तो प्रिंट ऑफ हेलो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, ये हेलो आएगा, उसके बाद बाय आएगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट नीचे बाय है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है जब इसके ट्रू होने के बाद फिर ये सिंपली यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर इसको जाके प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा कम। अगर मैं इसमें ये परिवर्तन कर दूँ कि 5 लेस देन 2 कर दिया तो क्या होगा आपका आउटपुट। तो हम बताते हैं क्या होगा, घबराने की क्या ज़रूरत है। अगर 5 लेस देन 2, क्या 5 मेरा 2 से छोटा है, जी नहीं, ये दे दिया हमको फॉल्स, जैसे ही फॉल्स दे दिया तो आपका ये इफ का जो ब्लॉक है उसको स्किप कर जाएगा, यानी इसको छोड़ देगा, और आपका ऑर्डर ऑफ एक्सक्यूशन या फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन इफ के ब्लॉक का जो बंद है, जहाँ पर इफ का जहाँ पर एरिया बंद होता है उसके जस्ट नीचे से आपका एक्सक्यूशन होने लगेगा। प्रिंट ऑफ कम, तो यहाँ पर इस केस में आपको वन एंड ओनली ऑप्शन है, वन एंड ओनली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा प्रिंट ऑफ कम, तो आपके स्क्रीन पर सिर्फ कम ही आएगा। तो हम समझ गए ना इफ के बारे में, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इल्स के बारे में, ठीक है। तो इल्स भी क्या है, आपका एक कीवर्ड है, ठीक है।
क्या है आपका, इल्स भी आपका एक कीवर्ड है, कीवर्ड है इल्स की कीवर्ड। तो इसका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम इसी इफ़ के अल्टरनेट ब्लॉक के रूप में करते हैं, इसी इफ़ के अल्टरनेट ब्लॉक के रूप में करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एन अल्टरनेट ऑफ इफ ब्लॉक। ये क्या कह रहे हो सर, सॉरी, ये क्या कह रहे हो सर। और एक बात और कि ये ना आपका ऑप्शनल है, कहने का मतलब ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल बोले तो जानते हो ना कि रखना ज़रूरी है और ना मतलब ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ऑप्शनल मतलब बोले तो ये एक ऑप्शनल है, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको रखो अपने प्रोग्राम में या ना रखो। तो ये आपका एक ऑप्शनल है, इट इज़ एन ऑप्शनल कीवर्ड। चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि भैया एग्जांपल बताते हैं पहले। तो इसका एक सेंटेक्स होता है, जिस प्रकार से हर चीज़ का एक सेंटेक्स होता है। तो इस इफ का सेंटेक्स हुआ करता था, तो इल्स का भी सेंटेक्स होगा। तो कैसे होता है इल्स का सेंटेक्स में सेंटेंस, तो हम पहली बात देखते हैं कि इफ़ क्योंकि देखो ये ऑप्शनल है इस, और ये कीवर्ड है, और एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एन अल्टरनेट, किसके अल्टरनेट के रूप में काम किया जाता है, इफ ब्लॉक के साथ, यानी इफ ब्लॉक का एक अल्टरनेट है। ठीक है, तो देखो हम आपको बताते हैं, क्लियर कर देते हैं। आपका इफ है, सॉरी थोड़ा वो कंडीशन, इसके स्टेटमेंट आपके 1, इफ के अंदर में स्टेटमेंट 2 रहा, और भी कई सारे रह सकते हैं। मोर देन 1 स्टेटमेंट है इफ़ के ब्लॉक के, इफ़ के कंडीशन इफ़ के अंदर में, तो मुझे ये ओपन ब्रेसेस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं रखेंगे तो समझा जाएगा कि इसके पास एक ही स्टेटमेंट है। और इल्स हम चाहते हैं कि इल्स के पार्ट भी आपका बहुत सारा स्टेटमेंट हो, तो रख दिया। स्टेटमेंट 2 था, चलो इसमें स्टेटमेंट, इसका नाम 3 कर दिया एक तरह से। स्टेटमेंट 4 कर दिया। तो देखो इसमें क्या परिवर्तन है इफ में और इसमें। तो इल्स का वजूद इफ़ के बिना नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। इल्स का वजूद इफ़ के बिना नहीं होता है, यानी इफ़ रहेगा तो इल्स आपका एक ऑप्शनल है, इल्स रहे ना रहे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ कभी भी आपका इल्स रहेगा तो वहाँ पर गारंटी है कि इफ़ रहेगा ही रहेगा। तो इल्स का वजूद इफ़ के साथ ही है, ठीक है ना। तो ये इसलिए बोला गया है कि इट इज़ यूज फॉर एन अल्टरनेट ऑफ इफ ब्लॉक, ठीक है ना। एक अदर अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इस इल्स वाले ब्लॉक का। इल्स वाला ब्लॉक के पास क्या है, तो 2 चीज़ है, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 नामक 2 स्टेटमेंट है। तो ये आपका इफ इल्स का सेंटेक्स हो गया। यहाँ पर क्या है कि इसमें एक बात देख रहे हो कि इफ़ के पास भी मल्टी स्टेटमेंट है। मल्टी स्टेटमेंट बोले तो 2 स्टेटमेंट, और इल्स के पास भी मल्टी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको बस हम ये फॉर्म दिखा दिए हैं। आपका सेंटेक्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इफ़ के पास केवल एक स्टेटमेंट हो और इसके पास 2 मतलब मल्टी स्टेटमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ के पास मल्टी हो स्टेटमेंट और इल्स वाले ब्लॉक के पास केवल एक ही स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो इस प्रकार की और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। पहले देख लेते हैं इसको कि जब इफ़ के पास मल्टी स्टेटमेंट हो और इसके पास भी आपका मल्टी स्टेटमेंट हो, तो देखो ये कैसे एक्सिक्यूट करेगा। देखो इफ़ है, कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इफ़ के अंदर में जाएगा, स्टेटमेंट 1 को एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को इसी ऑर्डर में, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन अगर आपका मेरा फॉल्स कर गया तो ये था आपका ट्रू पर एंट्री किया, फॉल्स करके मिनट देखो अगर ये फॉल्स कर गया तो आपका ये चला जाएगा, आपका ये जो ब्लॉक है ना इसका ब्लॉक, उस ब्लॉक का जो एंडिंग ब्लॉक है उसके जस्ट बाद, तो उसके जस्ट बाद इसके जस्ट बाद क्या है, इल्स है, यानी इल्स वाले पास चला जाएगा। यानी जब आपका ये कंडीशन इफ वाला कंडीशन फॉल्स हुआ था तो यहाँ पर एक्सिक्यूट होकर चला, यहाँ पर आ जाएगा इल्स वाले पार्ट में। अब सिंपली वो स्टेटमेंट 3 को एक्सिक्यूट करेगा, 4 को एक्सिक्यूट करेगा। तो हमने क्या देखा था, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ के अंदर में, इफ अगर फॉल्स हुआ तो इफ के बाहर में, और इसके बाहर में इल्स भी अब अवेलेबल है। तो क्या हुआ है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे सिंपली जनरल एक्सिक्यूट होता है वो अपना इल्स वाले स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा सेंटेक्स जिसमें इफ़ के पास केवल
दो स्टेटमेंट हो और इसके पास एक ही स्टेटमेंट है, यानी इफ के पास मल्टी स्टेटमेंट। देखो जरा मैं बता दूँ, इफ है आपका कंडीशन, ये देखो आपका ना ये सब ना सिंटेक्स है, ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है, याद रखोगे तो अच्छी बात है, बस समझना है। अब प्रोग्राम इस्तेमाल करते करते आपको याद भी हो जाएगा, 4 5 मिनट देखोगे ना, रिविजन करोगे तो हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं, मैंने इसको बंद कर दिया और इसके पास केवल केवल एक ही स्टेटमेंट रहने देते हैं। तो जब एक ही स्टेटमेंट है तो क्या मुझे ये ब्लॉक खोलने की ज़रूरत है ऐसे करके? जी नहीं, एक ही स्टेटमेंट है तो मुझे कहीं भी ब्लॉक में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एक ही स्टेटमेंट तो मुझे ऐसे करके ब्लॉक में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हमने बंद, ये मेरा हो गया। तो इसमें क्या है आपका, इफ कंडीशन को अगर मेरा ट्रू होगा तो एंट्री मिलेगा, अगर मेरा ट्रू होगा तो एंट्री मिलेगा, और फॉल्स कर जाएगा तो इस वाले ब्लॉक के पास जाएगा। और संजोगवश इसके पास एक ही स्टेटमेंट है तो कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट इसको एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा केस हो गया, इफ के पास आपका मल्टी है और इसके पास सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, बिठाते हैं इसको हम। देखो वो कल की वीडियो में कुछ परेशानी हो गई थी, इसलिए हम उस चीज़ को दोबारा बता दे रहे हैं ताकि वो वीडियो थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था। देखो अब हम देखते हैं कि क्या होगा अगर दोनों के पास एक ही सिंगल स्टेटमेंट हो। देखो एक ये भी सेंटेक्स, ये भी फॉर्म है इसका, इफ हो गया आपका, ये आपका कंडीशन हो गया। हमने सिर्फ इसके पास इफ के पास केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट रखते हैं, स्टेटमेंट 1, और इस स्टेटमेंट दूसरा। तो हम देख रहे हैं ना कि इसके पास केवल केवल एक स्टेटमेंट है, इसके पास केवल एक स्टेटमेंट है। तो सिंपली हम कैसे एक्सक्यूट करेंगे, अगर ये ट्रू हो गया तो एक्सक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो इस वाले ब्लॉक के पास जाएगा। एक्चुअली इस वाले ब्लॉक में केवल केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अब इस वाले पोर्शन को एक्सक्यूट करेगा। एक बात आप गौर करना, जरा एक मिनट, अब सारे पॉसिबिलिटी तो हम देख ही लिए। ठीक है ना, अगर आपको एक चीज़ छूट गया है कि अगर मेरा इफ के पास सिंगल स्टेटमेंट हो, इफ के ब्लॉक के पास सिंगल स्टेटमेंट हो और इल्स के पास मल्टी स्टेटमेंट हो, तो जैसे ही इल्स वाले ब्लॉक के पास मल्टी स्टेटमेंट होगा तो हमको वो ब्लॉक देना ज़रूरी है, क्योंकि वजह से उसके पास जब ये दो है स्टेटमेंट 2, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट 3, मोर देन स्टेटमेंट, तो मल्टी स्टेटमेंट इफ के पास केवल एक स्टेटमेंट, इसके पास मोर स्टेटमेंट, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया। ये सब आपके इफ इल्स के वेरिएशन है। ठीक है ना, सब के सब ये सेंटेक्स ही हैं। तो बस आपको एग्जाम में कभी ये ना पूछा जाए कि आप इफ इल्स का इस प्रकार का सेंटेक्स लिखो कि इफ के पास दो स्टेटमेंट हो और इसके पास केवल एक स्टेटमेंट हो। बस वो आपसे ये पूछेगा कि राइट एन एग्जाम्पल, राइट एन सेंटेक्स ऑफ इफ इल्स स्टेटमेंट हैविंग एन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल के साथ इफ इल्स के स्टेटमेंट को, इफ इल्स वाले कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए, तो आप कोई भी पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इफ देखते हैं इसको, तो इफ का अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके अंदर में एक्सक्यूट करेगा। अंदर वाली बात बोलेगा सर कहाँ अंदर है, कुछ ब्लॉक तो है नहीं है, एक्चुअली इसके पास एक ही स्टेटमेंट, इफ के पास एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर ये ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस नहीं किया गया है, बताया है। इस वाले के पास देखो मोर देन वन स्टेटमेंट है, इसके पास कई सारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5 स्टेप से, तो मोर देन वन स्टेटमेंट है, इसलिए इसके पास ये ब्लॉक देना ज़रूरी है, यानी ये ओपन ब्रेसेस और कोर करली ब्रेसेस देना ज़रूरी है। तो जब ये ट्रू हो गया तो इसको एक्सिक्यूट करेगा, जब फॉल्स करेगा तो इसको एक्सिक्यूट करेगा ऑटोमेटिक इस प्रकार से। इन सब में आप एक बात गौर करना, इफ इस वाले केस में एक टाइम पे, एक किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक ही ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है, या तो इफ वाला या तो इल्स वाला, और इल्स का मतलब ये होता है आपका अन्यथा। ठीक है ना, यानी अगर ये नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अन्यथा ये हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये दो एग्जाम्पल है। हाँ, ये तो आपका पहला पॉइंट है कि अगर इन इफ इल्स कंसेप्ट में क्या होता है कि इफ इल्स वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पर
आपका दो में से, यानी एक आपका ब्लॉक होता है इफ वाला ब्लॉक, एक आपका हो गया इफ वाला ब्लॉक, एक हो गया आपका इल्स वाला ब्लॉक। इफ को बोलते हैं हिंदी में अगर, इल्स वाले को बोलते हैं अन्यथा। तो अगर आपका ये कंडीशन आपका ट्रू होता तो इफ का आपका प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा। तो जैसे ये ट्रू हो गया तो इसका प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा, तो अन्यथा वाले पार्ट में वो नहीं जाएगा। या अगर आपके पास इफ वाला कंडीशन अगर आपका ये फॉल्स कर गया, यानी ये फॉल्स, ये तो ट्रू था, अगर ये फॉल्स करेगा तो इसमें एक्सिक्यूट नहीं करेगा इफ वाले ब्लॉक के पास, और इल्स वाले ब्लॉक को वो एक्सिक्यूट करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ एक किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम में, इफ इल्स वाले कंसेप्ट में, इफ इल्स वाले कंसेप्ट में किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक आपका एक्सिक्यूट होगा। अगर ये आपका इफ वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा तो इल्स वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट नहीं होगा। या अगर इफ वाला ब्लॉक आपका एक्सिक्यूट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो फॉल्स हुआ था, तो इफ वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ था, तब जाके वो इल्स वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा। तो यानी इफ और इल्स वाले कंसेप्ट में दोनों ब्लॉक कभी एक्सिक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो यानी अब हिंदी में बात करें तो इफ मतलब होता है अगर, इल्स मतलब होता है अन्यथा। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसे होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। एग्जाम्पल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, अन्यथा फेल करोगे। तो अगर तुम पढ़ते हो, देखो अगर तुम पढ़ाई करते हो तो पास करोगे, अन्यथा फेल करोगे। तो जब बताओ, जब तुम पढ़ाई किए तो पास किए, तो क्या तुम फेल होगे क्या? नहीं। अगर मान लो कि तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल कर गए, तो क्या पास करोगे क्या? नहीं करोगे। क्या दोनों काम एक साथ हो सकता है? नहीं ना जी। इसी प्रकार से इसी को बोलते हैं इफ इल्स कंसेप्ट। दोनों कोई भी इफ इल्स में दोनों ब्लॉक कभी भी एक साथ एक्सिक्यूट नहीं होगा, यानी प्रोग्राम में दोनों में से कोई एक ही किसी खास पॉइंट टाइम पर एक ही सेक्शन एक्सिक्यूट होगा। ये कि इन इफ इल्स कंसेप्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन ब्लॉक इज एक्सिक्यूटेड। ठीक है ना, वो कौन? आइदर ऑफ इफ या इल्स। एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल पहले से लिख दिए एक्चुअली, और इसको समझते हैं। समझने वाली बात क्या है आप लोग पहले जानते हो। देखो वॉइड मेन से शुरू किया हम अपना प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना। ठीक है, प्रिंटफ ए, यानी प्रिंटफ ए इसी ऑर्डर में आपको एक्सिक्यूट करेगा। मेन से शुरू होता है तो प्रिंटफ ए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ये वाला ए आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रिंटफ बी, ये भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा बी। इफ़ का इसके पास जाएगा, उसके बाद इफ़ जाएगा। इफ़ का 2<5 एंड, ये एंड है आपका, उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं लेस देन। 2<5, तो पहले हम, अगर मेरे पास दो रिलेशनल मतलब लो ऑपरेटर रहे, एक रिलेशनल और एक लॉजिकल, तो पहले रिलेशनल को हैंडल करते हैं। फिर रिलेशनल आपका एक यहाँ पर है और एक रिलेशन यहाँ पर, तो पहले हम इस दोनों को हैंडल करेंगे। 2<5 यस ट्रू है तो इसको बोलते हैं 1। 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू है तो ये हो गया 1, और 1 के बीच में एंड है, 1 एंड 1, तो ये आपको क्या दे देगा? 2 दे देगा। तो आपका प्रिंटर है, यानी इसके अंदर में एक्सिक्यूट ये ट्रू हो गया कि इफ़ का ब्लॉक क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। तो आपका जैसे ही ट्रू हो गया तो यानी 1, और 1 जैसे जब मेरा एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तो एंट्री कर जाता है उसके ब्लॉक के अंदर में, और संयोग से यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है। तो हालांकि हम डाल दिए हैं इफ़ का, तो अगर नहीं भी डाले इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कि इसको अगर एक ही स्टेटमेंट आपके किसी सेक्शन के पास हो, किसी प्रोग्राम के सेक्शन के पास एक केवल एक ही स्टेटमेंट हो, तो आपका ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस ऑप्शनल रहता है। बहुत बार बता चुके हैं। चलो आपका प्रिंटअप हेलो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या होगा? आपका AB हेलो, इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर आएगा। इस एग्जाम्पल देखते हैं कि वॉइड मेन प्रिंटअप DC। चलो वॉइड मेन से प्रोग्राम शुरू हुआ, इसका प्रिंटअप DCE, आपका DCE। अब इफ़ के पास जाएंगे, इफ़ वाला ब्लॉक देखें हम, इफ़ वाले ब्लॉक के पास बहुत सारे ऑपरेटर है कि यहाँ पर बराबर नॉट का इनइक्वालिटी ऑपरेटर, यहाँ पर लेस देन का, यहाँ पर और का, इसका इक्वालिटी का, दो बराबर है इक्वालिटी ऑपरेटर, यहाँ पर लेस देन 8 है ये। तो किसको हैंडल करेंगे सबसे पहले? तो यहाँ पर झगड़ा होता है किसके बीच में? रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना, तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से है आपका? ये रिलेशनल है, ये रिलेशनल है, और ये आपका इक्वालिटी ऑपरेटर, ये भी आपका रिलेशनल ही है। लेकिन आपका सबसे पहले रिलेशनल में आपको बताए थे प्रेसिडेंस ऑर्डर में, सबसे पहले हम इसको हैंडल करते हैं लेसन वाले को, उसके बाद बराबर और बराबर नॉट वाले को। अगर उसके बाद भी परेशानी हो फिर लेफ्ट से लेकर राइट हम हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हैंडल कर लेते हैं और इसको हैंडल कर लेते हैं। तो 2<5 क्या देगा हमको? ट्रू को बोलते हैं 1। 5<8 ट्रू दे देगा तो इसको बोलते हैं 1। अगर मैं इसी को यहाँ पर फिर से लिख दूँ तो 1
बराबर नॉट 2<5 क्या हो गया 1। फिर यहाँ पर और 0 बराबर बराबर 5<8 1, ये वाला 5<8 1। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये प्योर रिलेशनल हो गया और ये आपका ये लॉजिकल हो गया, और ये आपका बराबर नॉट वाले, ये जो आपका बराबर नॉट है ये आपका क्या है, ये रिलेशनल है, और ये आपका लॉजिकल है। ये आपका रिलेशनल है, बराबर बराबर इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर रिलेशनल है, रिलेशनल को हम पहले हैंडल करते हैं, बाद में लॉजिकल को हैंडल करते हैं। तो लॉजिकल आपका केवल एक ही यही है, और को तो पहले इसको हैंडल करेंगे। तो क्या 1 बराबर नॉट 1, यानी 1 बराबर नॉट 1, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। ये दे दिया हमको फॉल्स 0, और एज इट इज ये आ गया 0। फिर 0 बराबर बराबर 1, क्या तुलना बराबर किया हुआ है? नहीं, गलत, ये आपका फॉल्स कर दिया। 0 बराबर 0 और 0 क्या हो गया आपका 0। तो अब ये आपका 0 आ गया, यानी फॉल्स कर गया, यानी ओवरऑल कंडीशन आपका ये फॉल्स कर गया। तो जब ये ओवरऑल कंडीशन आपका फॉल्स कर गया, तो जैसे ये फॉल्स कर गया, तो जैसे इफ़ का कंडीशन मेरा फॉल्स कर गया, तो वो कहाँ जाएगा? आप उसके अपने इफ़ वाले ब्लॉक के बाहर चला जाएगा। तो का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से यहाँ तक था, तो यानी ये आपका उसके जस्ट बाहर, यानी प्रिंटअप ओनली क्या होगा? प्रिंटअप गया होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले तो ये तो मेरा DC था, और DC के बाद सिर्फ और सिर्फ गया प्रिंट होगा, ना कि दरभंगा और मोतिहारी प्रिंट नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जब मेरा इफ़ का कंडीशन फॉल्स कर गया, तो उसके जस्ट बाद इफ़ वाले ब्लॉक को स्किप कर गया, उसके बाद जो था वो ऑर्डर ऑफ एक्सक्यूशन कर गया। तो फॉल्स वाले केस में इफ़ का कंडीशन अगर मेरा फॉल्स हो, तो उसके ब्लॉक में एंट्री नहीं मारता है। वही बात हम बता दिए हैं पहले, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल देखे हैं। हाँ, देखते हैं कितना टाइम हुआ है, 26 मिनट। आज के लिए हम लोग हैं, मुझे कुछ काम भी है, अब हो गया।